Okay, ji. Today's uh, lecture is about managerial decisions in competitive markets. So पहले हमें पता होना चाहिए कि कंपटीशन क्या है और कंपटीशन में डिफरेंट टाइप्स हमें क्लियर होनी चाहिए. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज परफेक्ट कंपटीशन, जिसमें assumption ये है कि firms are price takers, which means each produces only a very small portion of total market or industry output. So आपकी जो टोटल आउटपुट है कि ऑल द प्रोड्यूसर्स पे डिपेंडेंट होगी. इस तरह से आप हमेशा पोर्शंस प्रोड्यूस करेंगे और ऑब्वियसली दीज आर होमोजीनियस प्रोडक्ट्स. ये सेकंड करेक्टरिस्टिक्स आ गया आपके पास. एंट्री इनटू एंड एग्जिट फ्रॉम द मार्केट इज अनरिस्ट्रिक्टेड. तो मार्केट में एंट्री और एग्जिट जो है वो उस पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है. यानी बैरियर्स टू एंट्री हाई नहीं है और बैरियर्स टू एग्जिट भी हाई नहीं है. तो जब भी हम कंपटीशन की बात करते हैं तो हम रिकॉल करें पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल पे ज़रूर हम मूव करते हैं. इसके कॉन्टेक्स्ट में आपका कंपटीशन का जो एस्पेक्ट है वो बेहतर तौर पे जो है वो डिफाइन हो सकता है. ठीक. और प्राइस टेकर्स के एस्पेक्ट में अगर आप चीज़ों को देखें तो जो प्राइसेस हैं वो खुद डिटर्मिन नहीं करते. इसका मतलब ये है कि मार्केट उन्हें प्राइसेस जो है वो डिटर्मिन करने पे मजबूर करती है कि प्राइसेस क्या होनी चाहिए. आप डिमांड की बात करें अगर कंपेटिटिव प्राइस टेकर की, तो इसकी डिमांड कर्व इज बाय इंटरसेक्शन ऑफ मार्केट डिमांड एंड सप्लाई. सो इसकी बेसिकली यूँ समझें कि परफेक्ट इलास्टिक डिमांड होती है. ठीक. सो हम यहाँ बात कर रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल एट प्राइस डिटरमिन्ड बाय इंटरसेक्शन ऑफ मार्केट डिमांड एंड सप्लाई. सो डिमांड एंड सप्लाई जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये यहाँ पे आपकी डिटरमिन हो गई. फिर इसका जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो बेसिकली equals the price. So demand curve is also marginal revenue curve. So इसमें जो competitive price taker की demand curve है that is also marginal revenue curve. इसका मतलब है demand is equal to marginal revenue. Then it can sell all they want at the market price. यानी वो जितनी quantity बेचना चाहें वो market price पे बेच सकते हैं. Each additional unit of sales adds to total revenue and amount equal to price. तो वो रिकॉल करें हम रेवेन्यू को हमेशा इस तरह से कैलकुलेट करते हैं पी इंटू क्यू. सो आपकी प्राइस जो है वो 5 है, क्वांटिटी 1 है तो आंसर ऑब्वियसली 5. क्वांटिटी 2 होती है तो यही बात यहाँ पे करें. Each additional unit of sales adds to total revenue and amount equal to price. So price जितनी थी आपकी 5 वो उसमें ऐड होती जाएगी. इसका मतलब अगला 15 होगा, अगला 20 होगा, तो 5 उसमें ऐड होता जाएगा. So डिमांड फॉर competitive प्राइस टेकिंग फर्म के एस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं कि आपकी प्राइस कैसे इस्टेब्लिश होती है. डिमांड और सप्लाई कर्व. ये डिमांड कर्व है ऑब्वियसली, ये सप्लाई कर्व ये जहाँ पे मीट कर रहे हैं ये आपकी प्राइस बन जाएगी और ये आपकी ऑब्वियसली क्वांटिटी है. तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो डिमांड कर्व है वो बेसिकली मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होगी. वो क्या था, डी इज इक्वल टू एम आर. ठीक. तो ये आपका जो डिमांड कर्व हो जाएगी प्राइस टेकर के एस्पेक्ट में वो आपकी हमने पहले कहा था कि वो हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसमें डी जो है वो एम आर के बराबर है. सो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के एस्पेक्ट में अगर हम बात करें शॉर्ट रन में, in the short run managers must make two decisions. One is produce और shut down. सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि वो प्रोड्यूस करता रहे या प्लांट को जो है वो बंद कर दे.
अगर शट डाउन करता है तो इसका मतलब है कि कोई आउटपुट नहीं आएगी, और इसका मतलब ये है कि कोई वेरिएबल इनपुट भी उसे खरीदनी नहीं पड़ेगी। इसका मतलब ये भी है कि फर्म लूजेज अमाउंट इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट, तो उससे जो टोटल फिक्स कॉस्ट है वो बेसिकली उसका लॉस हो जाए। ठीक। सो आपकी जो आपने टोटल वेरिएबल कॉस्ट तो अवॉइड कर ली है। टोटल कॉस्ट में दो एलिमेंट्स थे ना हमारे पास, टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये तो आप अवॉइड कर लेंगे, इसको आप ज़ीरो कर लेंगे, लेकिन ये आपको फेस करना पड़ेगा, और यही आपका रेवेन्यू होगा, क्योंकि आउटपुट कोई नहीं है। सॉरी, यही आपका ओवरऑल लॉस होगा, क्योंकि रेवेन्यू कोई नहीं है, क्योंकि आउटपुट कोई नहीं है ना। सो पी इंटू क्यू जब आप कहते हैं तो पी इंटू ज़ीरो होगा, तो ये तो हो गया ज़ीरो। तो रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट जब हम करेंगे तो ऑब्वियसली ये जो टोटल कॉस्ट है यही हमारी टोटल लॉस भी बन जाएगा, और यहाँ पे टोटल कॉस्ट में जो बेसिक एलिमेंट है वो आपका टोटल फिक्स कॉस्ट है। दूसरा एलिमेंट था प्रोड्यूस का। अगर आप प्रोड्यूस करते हैं, व्हाट इज़ द ऑप्टिमल आउटपुट लेवल, ये एक जो है वो आपके क्वेश्चन जो है वो माइंड में आता है कि ऑप्टिमल आउटपुट लेवल क्या होना चाहिए। सो इफ फर्म डज प्रोड्यूस देन हाउ मच, क्वांटिटी क्या हो, दैट इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है। प्रोड्यूस अमाउंट दैट मैक्सिमाइजेज, और वो कितना होना चाहिए, ऑब्वियसली आपका जो इकोनॉमिक प्रॉफिट है दैट शुड मैक्सिमाइज। इकोनॉमिक प्रॉफिट को, प्रॉफिट को हम यहाँ पे पाई से डिनोट कर रहे हैं, और वो हमने अभी कहा कि टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट का डिफरेंस है। तो आपने इसको मैक्सिमाइज करना है। तो इसको मैक्सिमाइज करने के लिए एक सर्टेन क्वांटिटी जो है वो आपको चाहिए। उस क्वांटिटी पे आपका ये प्रॉफिट मैक्सिमम आता है, उसके बाद फिर ये फ्लैट या डिक्लाइन की तरफ आना शुरू हो जाता है। इन द शॉर्ट रन द फर्म इनकर्स कॉस्ट दैट आर, कौन सी कॉस्ट इनकर करती है फर्म शॉर्ट रन में, दैट आर अनअवॉइडेबल एंड मस्ट बी पेड इवन इफ आउटपुट इज जीरो। जैसे हमने फिक्स कॉस्ट की बात, वेरिएबल कॉस्ट दैट आर अवॉइडेबल इफ द फर्म चूजेस टू शट डाउन। और वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट हैं ऑब्वियसली अगर फर्म चूज करती है कि वो मजीद प्रोडक्शन नहीं करना चाहती, शट डाउन की तरफ जाती है। In making the decision to produce or shut down, the firm considers only the avoidable variable cost. सिर्फ अवॉइडेबल वेरिएबल कॉस्ट को देखती है और फिक्स कॉस्ट को फिर इग्नोर करना पड़ता है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो आप किसी डिसीजन पे पहुंच नहीं सकते। यानी आपको, हमने जैसे अभी पहले कहा कि आपका जो प्रॉफिट है इस केस में वो बेसिकली टोटल फिक्स कॉस्ट यानी लॉस की कैटेगरी में आपके पास वो लाई करता है। सो ये तो आपको होना ही होना है। सो आपको, इसका मतलब ये है कि आपको जो बेसिक डिसीजन करना था वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट के एस्पेक्ट में था, क्योंकि इसको आप अवॉइड करके अपना जो लॉस है उसको मिनिमाइज कर सकते। सो ये उसी सूरत में आप करेंगे ऑब्वियसली जब आपकी प्रोडक्शन जो है तो हो रही है, लेकिन आपकी जो प्रोडक्ट है वो लेट से मार्केट में डिज़ायर्ड प्राइस पे सेल नहीं हो पा रही, या डिज़ायर्ड क्वांटिटी में नहीं सेल हो पा रही, जिसकी वजह से आपका लॉस जो है प्रोड्यूस करने से मैक्सिमाइज होता है ना प्रोड्यूस करने में। इस वजह से आप जो है वो वेरिएबल कॉस्ट को अवॉइड करके अपने लॉसेस को मिनिमाइज करते हैं। सो यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन या जिसे एवरेज प्रॉफिट भी कह रहे हैं हम, वो हम अगर किसी तरह से फाइंड आउट कर लें तो हमारे पास जो डिज़ायर्ड क्वांटिटी है वो भी हम एस्टिमेट कर सकते हैं। सो बेसिकली लेवल ऑफ आउटपुट दैट मैक्सिमाइजेस टोटल प्रॉफिट। ठीक है, टोटल प्रॉफिट आपका मैक्सिमम हो उस आउटपुट को, occurs at a high level than the output that maximizes profit margin. सो बेसिकली आपका एक क्वांटिटी लेवल ये है, एक क्वांटिटी लेवल ये है। तो वो ये कह रहा है कि लेवल ऑफ आउटपुट दैट मैक्सिमाइजेस टोटल प्रॉफिट, तो टोटल प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जिसमें, वो ये क्वांटिटी है। देन द आउटपुट दैट मैक्सिमाइजेस प्रॉफिट मार्जिन, सो प्रॉफिट मार्जिन आपका यहाँ पे मैक्सिमाइज हो रहा है। सो जिसको हम एवरेज प्रॉफिट भी कह रहे हैं, तो ये आपका एवरेज प्रॉफिट या प्रॉफिट मार्जिन था।
और ये आपका टोटल प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट हमेशा ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू एवरेज प्रॉफिट या प्रॉफिट मार्जिन। मैनेजर्स शुड इग्नोर प्रॉफिट मार्जिन व्हेन मेकिंग ऑप्टिमल डिसीजन। सो प्रॉफिट मार्जिन को जो है वो उन्हें इग्नोर करना चाहिए जब वो ऑप्टिमल डिसीजंस का। तो आपका जो एवरेज प्रॉफिट है वो अगर आप देखें तो ये आपका प्रॉफिट था पाई डिवाइडेड बाय क्यू क्वांटिटी, तो ये इससे आपका एवरेज आ जाना चाहिए। सो पाई बेसिकली क्या आ रहा है, प्राइस माइनस एवरेज टोटल कॉस्ट। ठीक, एवरेज टोटल कॉस्ट उसमें से माइनस कर दें और उसको क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक, तो और फिर क्वांटिटी से, क्योंकि पाई ओवर पाई आपका प्रॉफिट था ना, तो प्रॉफिट आपका इस तरह से कैलकुलेट हो रहा है। क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं तो आपकी इक्वेशन बनती है बेसिकली प्रॉफिट माइनस एवरेज टोटल कॉस्ट। सो एवरेज टोटल कॉस्ट बेसिकली प्रॉफिट मार्जिन है। रिकॉल करें, जब भी हम लिखते हैं सेल्स माइनस सी जी एस, तो ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो इस ग्रॉस प्रॉफिट को जो है वो हम प्रॉफिट मार्जिन भी कहते हैं, और इसको कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी कहते हैं। अगर आप मैनेजीरियल अकाउंटिंग के कॉन्टेक्स्ट में चीज़ों को देखें, ये जो सी जी एस है ये बेसिकली आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट होती है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट होती है। ठीक, तो इसको अगर मैं क्वांटिटी से डिवाइड कर दूं और सेल्स को अगर क्वांटिटी से डिवाइड कर दूं तो ये मेरे पास प्राइस आ जाती है। ठीक है, और ये मेरे पास एवरेज टोटल कॉस्ट आ जाती है इससे। तो प्राइस माइनस एवरेज टोटल कॉस्ट बेसिकली आपका प्रॉफिट मार्जिन या ग्रॉस प्रॉफिट पर यूनिट भी आ जाता है आपके पास। इसको हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट भी कहते हैं। तो शॉर्ट टर्म आउटपुट डिसीजंस के एस्पेक्ट में अगर आप देखें तो आपकी ऑप्टिमल क्वांटिटी जो है वो कैसे जनरेट होगी। फर्म विल प्रोड्यूस आउटपुट वेयर, जहाँ पे आपकी शॉर्ट टर्म जो आपकी मार्जिनल कॉस्ट है वो प्राइस के बराबर होगी। इसका मतलब ये है कि टोटल रेवेन्यू शुड बी ग्रेटर देन टोटल अवॉइडेबल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो जहाँ पे टोटल रेवेन्यू जो है टोटल वेरिएबल कॉस्ट से ग्रेटर होगा, ठीक है, तो उस पे आप जो है वो क्वांटिटी डिफाइन कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि इक्विवेलेंटली द फर्म शुड प्रोड्यूस इफ, कितना प्रोड्यूस करना चाहिए उसमें, प्रॉफिट जो है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, सॉरी प्राइस जो है वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ज़्यादा हो या उसके इक्वल हो। ठीक, इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास प्राइस है एक प्रोडक्ट की 50 और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ रही है 50, सो बेसिकली ये ग्रेटर देन पे तो फुलफिल नहीं हो रही, लेकिन इक्वल टू के क्राइटेरिया फुलफिल कर रही है, तो मैं इस प्राइस पे प्रोड्यूस कर सकता हूँ। ठीक है, अब अगर ये फर्ज करें ये रिलेशनशिप यूँ होता 52 और ये 50, इसका मतलब है यहाँ तो डेफिनेटली हमें प्रोड्यूस करना चाहिए। अच्छा, अब शट डाउन के एस्पेक्ट में क्या है कि द फर्म विल शट डाउन इफ, इसका मतलब ये है कि वो रिवर्स रिलेशनशिप हो। हमने उसको ग्रेटर देन कहा था, तो ये अब टोटल रेवेन्यू आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट से लेस हो, यानी प्राइस जो है वो आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से लेस हो जाए। इसका मतलब ये है कि अगर आपका रेवेन्यू अनअवॉइडेबल कॉस्ट को या वेरिएबल कॉस्ट को कवर नहीं कर सकता, तो आपको फर्म को शट डाउन कर देना चाहिए। इस लेवल पे ऑब्वियसली आप ज़ीरो आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे और आपको सिर्फ जो है वो टोटल फिक्स कॉस्ट का लॉस जो है वो सफ़र करना पड़ेगा। तो शट डाउन प्राइस जो है, किसी भी बिजनेस को शट डाउन करने की प्राइस जो है, ये आपकी मिनिमम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है। मिनिमम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक, तो अब हम अगर आगे मूव करें तो हमारे पास
फिक्स संक और एवरेज कॉस्ट का कॉन्सेप्ट है। तो फिक्स्ड संक और एवरेज कॉस्ट आर इररिलेवेंट इन प्रोडक्शन डिसीजन। ये तीन चीज़ें इसने कही हैं। फिक्स संक और एवरेज कॉस्ट जो हैं प्रोडक्शन डिसीजन में इररिलेवेंट मानी जाएंगी। फिक्स कॉस्ट हैव नो इफेक्ट ऑन मार्जिनल कॉस्ट और मिनिमम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। सो फिक्स कॉस्ट का ना मार्जिनल कॉस्ट पे कोई इफेक्ट होता है या मिनिमम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पे कोई इफेक्ट होता है। Thus, optimal level of output is unaffected by this fixed cost. इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। Sunk costs are forever unrecoverable, यानी वो रिकवर हो ही नहीं सकती, and cannot affect current या future decision। इस वजह से sunk cost का उसके साथ कोई लिंक नहीं है प्रोडक्शन डिसीजन। सिर्फ जो है वो आपकी मार्जिनल कॉस्ट, ना कि एवरेज कॉस्ट, मैटर फॉर द ऑप्टिमल लेवल ऑफ आउटपुट। तो आपकी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो मैटर करती है, एवरेज कॉस्ट मैटर नहीं करती आपके ऑप्टिमल लेवल ऑफ आउटपुट के लिए। सो आपकी मार्जिनल कॉस्ट जो है वो हर लेवल पे बढ़ रही है, और जहाँ पे वो मिनिमल हो जाती है और ये तकरीबन फ्लैट हो जाती है, सो ये आपका ऑप्टिमैलिटी का रीजन जो है वो तकरीबन स्पेसिफाई हो जाता है। सो आप इसमें से कोई भी जो है वो ऑप्टिमल लेवल चूज़ कर सकते हैं। सो अगर हम देखें एक सिनारियो में जो प्रॉफिट मार्जिन है उसको हम कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं और उनको हम कैसे जो है वो रिलेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने अज्यूम की है प्राइस $36 सो इसमें आपके पास चार ग्राफ्स हैं। एक तो है आपके पास D इज इक्वल टू MR, जो कि प्राइस के बराबर है और वो है 36 के बराबर। इसका मतलब है प्राइस एंड कॉस्ट आपकी वाई एक्सेस पे है और क्वांटिटी आपकी यहाँ पे। दूसरी आपके पास डायग्राम है शॉर्ट टर्म, जो आपकी मार्जिनल कॉस्ट है, फिर एवरेज टोटल कॉस्ट की कर्व है और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की कर्व है। सो ये आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, ये आपकी एवरेज टोटल कॉस्ट इस तरह से बिहेव कर रही है। इसका मतलब ये है कि एवरेज टोटल कॉस्ट आपकी ड्रास्टिकली नीचे आती है विद द इंक्रीज इन क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, और इस लेवल पे, ये जो लेवल है इसके बाद जो है वो दोबारा एवरेज टोटल कॉस्ट थोड़ा सा इंक्रीज करना शुरू कर देती है। तो ये आपकी ऑप्टिमल क्वांटिटी जो है वो किसी हद तक कहला सकती है। जब आपकी ऑप्टिमल क्वांटिटी पे आपकी कॉस्ट कितनी है 16, 400 क्वांटिटी पे आपकी कॉस्ट कितनी है 16, इसका मतलब ये है कि ये आपका प्रॉफिट मार्जिन है। 16 वाली चीज़ आप 36 में सेल कर रहे हैं, ये सारा आपका प्रॉफिट मार्जिन है। तो अगर आपके पास क्वांटिटीज़ अवेलेबल हो तो आप बड़े आराम से प्रॉफिट टोटल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो प्रॉफिट मार्जिन कितना है मेरा, 20 मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी कितनी है 400, तो मेरा टोटल प्रॉफिट कितना होना चाहिए $8,000। ठीक। अब अगर आप 600 यूनिट्स प्रोड्यूस करना चाहते हैं और आप कहते हैं कि मैं ये, सो यहाँ पे आपकी कॉस्ट भी यही है और रेवेन्यू भी यही है। ऐसे ही हुआ ना, आपकी जो रेवेन्यू है वो बेसिकली मार्जिनल रेवेन्यू, ये प्राइस जो है वो 36 है, डिमांड भी अज्यूम करेंगे वो 36 है। तो यहाँ पे आपका प्रोडक्शन और कॉस्ट साइमल्टेनियसली जो है वो सेम है। यहाँ पे आपको प्रॉफिट मार्जिन तो नहीं मिल रहा, लेकिन आप ज़्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक। तो अब अगर आपकी एसएमसी अपवर्ड मूव कर जाए और हम उसको 40 के एस्पेक्ट में देखें, ठीक, तो और हम रिलेशन देखें इसमें 600 यूनिट्स के एस्पेक्ट में ही इसको, 600 यूनिट्स में आपकी जो कॉस्ट पड़ रही थी वो आपको 19 पड़ रही, और आपकी जो एस एम सी जहाँ पे कट कर रहा है वहाँ पे आपका रेवेन्यू बेसिकली 36 पे है। सो ये दो पॉइंट्स आपके पास आ गए और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 17 का है।
लेकिन 17 को जब 600 से मल्टीप्लाई करते हैं हम तो हमारे पास आता है 10,200 एज अ प्रॉफिट। पिछले केस में 8,000 प्रॉफिट था, इस केस में हमारे पास 10,200 प्रॉफिट था। इसका मतलब ये है कि पिछले डिसीजन में हम कुछ गलत कर रहे थे। ठीक, तो हम जो है वो यहाँ पे ये जो एलिमेंट था हमारा, यहाँ से हम ले रहे थे इसके मार्जिन को, और यहाँ पे हमारी ऑप्टिमल क्वांटिटी 400 थी, तो हमने कहा कि 20 मल्टीप्लाइड बाई 400। अब यहाँ पे अगले पॉइंट पे आके एवरेज टोटल कॉस्ट के हम जब उसको 600 को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम अपना प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा कम कर रहे हैं। सो हम यहाँ पे 19 और 36 के दरमियान में जो डिफरेंस था वो हमारे पास आता था 17। सो 17 का प्रॉफिट मार्जिन को जब हम नंबर ऑफ यूनिट्स अब 600 है, तो 17 इंटू 600 करेंगे तो हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 10,200 है। सो उसमें उसने हाईलाइट किया कि ये हमारा करेक्ट डिसीजन होगा कि हम अपने टोटल प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं बाय सेलिंग मोर। ठीक है, और आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो थोड़ा सा ऑब्वियसली डिक्लाइन किया है उसकी वजह से, लेकिन आप ओवरऑल प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा अर्न कर लेते हैं। अच्छा, अब अगर हम देखें टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट की कर्व्स को, तो ये आपका टोटल रेवेन्यू है, स्ट्रेट लाइन है, पी इज इक्वल टू 36 पे, यानी हर यूनिट पे आपको 36 एडिशनल मिल रहा है। और ये आपकी टोटल कॉस्ट है जो स्टार्ट होती है 2400 से, और एक सर्टन पॉइंट के बाद वो फ्लैट अप जाना शुरू हो जाती है। क्योंकि हमारे पास ऑप्टिमल क्वांटिटी 600 थी, तो 600 पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया। ठीक है, और वो बेसिकली हमारे पास ये आ रहा है 21,600 रेवेन्यू का और 11,400 कॉस्ट का, और इन दोनों का जो डिफरेंस था वो 10,200 हमारे पास प्रॉफिट आ रहा है। सो इसमें जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो आपका बेसिकली 100 पे अचीव हो रहा है, ये देखिए। ठीक, और ये भी ब्रेक इवन पॉइंट है जहाँ पे वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, वो है 950 पे। यानी इन दोनों पॉइंट्स पे अगर आप रेवेन्यू और कॉस्ट का कंपैरिजन करेंगे तो आपका जो टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट है वो ज़ीरो। ठीक, यानी नेट जो प्रॉफिट है वो आपको कुछ नहीं मिल रहा उसमें, तो ये ब्रेक इवन पॉइंट है। सो ब्रेक इवन इसलिए यहाँ पे इसको कह रहे हैं कि ये हमारी जो जो रेवेन्यू है वो हमारी कॉस्ट को कवर करने में हेल्प कर रहा है इस पॉइंट पे। और इन पॉइंट्स पे अगर आप देखिए तो इस पॉइंट पे आपको प्रॉफिट जनरेट करके दे रहा है वो, जो कि मैक्सिमम डिस्टेंस है इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में, जे और के दरमियान। बाकी पॉइंट्स पे ये डिस्टेंस जो है वो कम होता जाएगा, तो इस वजह से ये मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो जो आप अचीव कर सकते हैं वो 10,200 है। अच्छा, ये प्रॉफिट कर्व को अगर हम देखें तो ये देखें, प्रॉफिट कर्व हमने कहा था कि यहाँ पे मैक्सिमम होगी, तो ये मैक्सिमम ही है 10,200 तो इसको बेसिकली हमने ड्रॉ किया है, नंबर ऑफ़ यूनिट्स एज्यूम कर लिए हैं। 100 यूनिट्स पे क्या होगा, 400 पे क्या होगा, 600 पे क्या होगा, 950 पे क्या होगा, तो सारा हमने किया तो पता ही लगा कि ये जो कर्व है जो टोटल रेवेन्यू वाली है, इसको अगर हम इन्वर्ट कर दें तो वो तकरीबन वही शेप इसकी बन रही है इस डायग्राम की। तो आपको ये पता चलेगा कि 100 पे भी आपका जो वो था क्या था, ब्रेक इवन था, और 950 पे भी ब्रेक इवन है, और दरमियान में जो मैक्सिमम प्रॉफिट आपने अर्न किया है वो ए डैश पे यानी 600 यूनिट्स पे आपने अर्न किया। तो अब अगर आप लॉस मिनिमाइजेशन की तरफ चलें और प्राइस को 10.5 अज्यूम करें, तो आपका काउंटर जो आर्गूमेंट है वो अब लॉस मिनिमाइजेशन, मिनिमम लॉस कहाँ पे होगा। तो वही तीन डायग्राम्स हैं हमारे पास, लाइंस हैं एटीसी, एवरेज टोटल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और एसएमसी मार्जिनल कॉस्ट जो है वो।
हमारे पास है। सो हम अब जो लाइन बेसिकली मूव कर रहे हैं वो डिमांड की है, यानी जिसको हमने मार्जिनल रेवेन्यू या प्राइस भी कहा था। अज्यूम करें वो हम ले आते हैं 10.5 पे, तो हमारी ये जो लाइन है ये अब ऊपर से नीचे मूव कर रही है। अब इससे इफेक्ट क्या होगा, ये कहाँ कहाँ किसको कट कर रहे हैं, ये यहाँ पे जो है वो बेसिकली एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को कट कर रही है और यहाँ पे भी कट कर रही है। इसी तरह आपकी जो एस एम सी है, शॉर्ट टर्म मार्जिनल कॉस्ट जो है वो आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को भी कट कर रही है, आपकी डिमांड को भी कट कर रही है और एवरेज टोटल कॉस्ट को भी कट कर रही है। सो हमने एक पॉइंट जहाँ पे वो एस एम सी और ए बी सी आपस में इंटरसेक्ट करते हैं उसको देखें, तो उसको हमने पॉइंट एस का है, और इस पॉइंट पे आपकी जो प्राइस है वो बेसिकली 8.8 है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे आपका जो टोटल रेवेन्यू बनता है वो 3150। सो 3150 आपका रेवेन्यू है, कॉस्ट आपकी 5100 बनती है। ठीक, कॉस्ट आपकी 5100 बनती है। कॉस्ट रेवेन्यू में से कॉस्ट माइनस करेंगे तो 1950 आपके पास प्रॉफिट आएगा नेगेटिव में, माइनस में। सो अगर हम आउटपुट डिसीजन की समरी को अगर हम देखें तो हमारे पास क्या क्या इसमें है। ABC टेल्स वेदर टू प्रोड्यूस, ठीक, प्रोड्यूस और शट डाउन, पहली बात। और वो क्या बताता है हमें, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बताता है। शट डाउन इफ द प्राइस फॉल्स बिलो मिनिमम एवरेज, ABC। तो मिनिमम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से अगर प्राइस आपकी, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट यानी सेल्स प्राइस आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से नीचे आ जाती है, तो इसका मतलब है कि आपको बिजनेस को शट डाउन कर देना चाहिए, अदरवाइज आपका लॉस जो है वो मैक्सिमाइज होगा। तो लॉस मिनिमाइज करने के लिए हम उसको शट डाउन की तरफ होते हैं। और अगर ये ग्रेटर होगी तो ऑब्वियसली हमें प्रोड्यूस करना है। SMC टेल्स हाउ मच टू प्रोड्यूस, और वो जो हमारी SMC है वो हमें बताती है कि हमें कितना प्रोड्यूस करना है। So if the price is greater than minimum ABC, जो मिनिमम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है उससे अगर प्राइस ज़्यादा हो, इसका मतलब ये है कि आपको आउटपुट प्रोड्यूस करनी है जिस पे प्राइस SMC के बराबर हो जाए, यानी शॉर्ट टर्म मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो जाए। और जो एवरेज टोटल कॉस्ट है वो क्या बताती है, हाउ मच प्रॉफिट लॉस इफ प्रोड्यूस, अगर आप प्रोड्यूस करेंगे तो आपको कितना प्रॉफिट लॉस होगा। और उसकी सिंपल सी स्टेटमेंट है। अब अगर हम मूव करें हम शॉर्ट टर्म सप्लाई कर्व्स की तरफ, तो फॉर एन इंडिविजुअल प्राइस टेकिंग फर्म, किसी भी इंडिविजुअल प्राइस टेकिंग फर्म के लिए पोर्शन ऑफ फर्म्स मार्जिनल कॉस्ट कर्व अबव मिनिमम ABC जो है, जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व थी हमारे पास ABC के ऊपर, ये ABC थी और ये आपकी मार्जिनल कॉस्ट कर्व SMC जिसे हम कहते हैं। तो ये जो पोर्शन है, ठीक है, ये आपको हेल्प आउट करता है डिफाइन करने में शॉर्ट टर्म सप्लाई कर्व। और प्राइसेस के लिए जो मिनिमम ABC के नीचे हैं, यहाँ पे इन प्राइसेस पे क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो ज़ीरो होगी, यानी इन क्वांटिटीज़ पे क्वांटिटी डिफाइंड होगी, लेकिन इससे नीचे जो जो भी वैल्यूज़ होंगी उसमें क्वांटिटी जो है वो सप्लाइड बेसिकली ज़ीरो होगी। इसका मतलब ये है कि वो ज़ीरो कर्व को टच करेगी एक सर्टेन पॉइंट तक और उसके बाद वो अपवर्ड मूव कर सकती है। अच्छा, ये तो थी प्राइस टेकिंग फर्म के लिए। अगर कंपेटिटिव इंडस्ट्री हो तो उसमें क्या होगा, हॉरिजॉन्टल सम ऑफ सप्लाई कर्व्स ऑफ ऑल इंडिविजुअल फर्म्स, और ये हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग होगा, इंक्रीज आ रहा होगा। और इसमें जो सप्लाई प्राइसेस हैं दे गिव मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर एवरी फर्म। तो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो हर फर्म के लिए
प्रोवाइड करती हैं ये जो सप्लाई प्राइसेस, यानी जिन प्राइसेस पे आप उन्हें सप्लाई कर रहे हैं वो बेसिकली आपकी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फर्म्स भी शो करती है। ये कॉन्सेप्ट है शॉर्ट रन प्रोड्यूसर सरप्लस का। शॉर्ट रन प्रोड्यूसर सरप्लस इज द अमाउंट बाय विच टोटल रेवेन्यू एक्सीड्स टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल रेवेन्यू टोटल वेरिएबल कॉस्ट से जितना एक्सीड कर जाएगा, तो ये अमाउंट्स की बात हो रही है, परसेंटेज टर्म्स में या वैल्यूज़ में, क्या कहते हैं, पर यूनिट वैल्यूज़ में बात नहीं हो रही, टोटल रेवेन्यू की बात हो रही है और टोटल वेरिएबल कॉस्ट की। तो इसका मतलब है लमसम अमाउंट हमारे पास आएगी। द एरिया अबव द शॉर्ट रन सप्लाई कर्व that is below market price over the range of output supplied. So जो जितनी भी आउटपुट्स आपने सप्लाई की हैं डिफरेंट रेंजेस की, अगर उसमें जो शॉर्ट रन सप्लाई कर्व है अगर वो मार्केट प्राइस से बिलो आ जाए, तो उस टाइम पीरियड में बेसिकली एक सरप्लस क्रिएट हो। इट एक्सीड्स इकोनॉमिक प्रॉफिट बाय द अमाउंट ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट, और वो सरप्लस बेसिकली आपका टोटल फिक्स कॉस्ट की अमाउंट में आपको रियलाइज होगा, यानी आपको बेनिफिट से है वो एडिशनल बेनिफिट या इकोनॉमिक प्रॉफिट टोटल फिक्स कॉस्ट के सेंस में रियलाइज होगा। Before moving on to long run equilibrium, any query till now, ji?